नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर अभी आपका 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 8 और 9 सितंबर को होना बाकी है। यानी 6 दिन पेपर होगा और 18 शिफ्टों में अभी आपका पेपर जो है होना बाकी है। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए साथियों टॉप 65 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। और आपको बता दें, इससे पहले जितनी भी क्लासेस करवाए हैं आपको एक्सपेक्टेड, वो सारे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन साथियों। जैसे कि क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर। ठीक है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। अगला, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? साथियों ध्यान से देखिए, सेवराय पहाड़ियाँ ये कहाँ अवस्थित है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 68.8%। और अगर शहरी जनसंख्या का पूछे तो याद रखना 31.2%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? देखिए राइट होगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ये जो राष्ट्रमार्ग आपको दिख रहे हैं इनमें से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? देखिए राइट होगा कोलकाता से हजीरा का, कोलकाता से हजीरा। अगला क्वेश्चन है आपका, माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो भाई माल परिवहन की एक सेवा है रोरो सेवा, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो करेक्ट आएगा कोंकण रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? ठीक है, देखिए राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए रोलिंग प्लान की अवधारणा पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। करेक्ट है साथियों, जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जनता सरकार के द्वारा। अगला, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी बनी थी? जो कि ठीक है, लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी थी, में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था। तो भाई किसके राजकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा बलबन के काल में। बलबन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जिसको वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए 1948 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान बोर्ड का नया नाम क्या है? याद रखना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भाई अशोक ने, जिनका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। उसके बाद क्या किया था? तो भारी रक्तचाप देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रख्यात जो प्रतिमा हुई थी वो कौन सी थी? तो देखिए करेक्ट आएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? साथियों महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? देखिए शून्य आधारित बजट तकनीक को अमेरिका ने 1977 में अपनाया था। ठीक है, और भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट तकनीक को आंध्र प्रदेश ने लागू किया था, याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, तो शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? याद रखिए हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को अवैध कब किया गया था, यह पूछा जा रहा है। याद रखिए 1843 में। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था? तो भाई भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? राइट आएगा 1991 में।
याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, जिस वक्त आर्थिक विकास आई थी ना, नई आर्थिक विकास की शुरुआत हुई थी उसी वक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति जी जो कि गेहूं और चावल को जो है ना किसको सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो गेहूं और चावल को याद रखना। इसको भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? देखिए गुलामगिरी का लेखक कौन था? करेक्ट आएगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो वृद्धा पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना, ये तीनों योजनाएं भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई योजनाएं हैं, लेकिन जीवन तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो भाई करेक्ट आएगा पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? देखिए करेक्ट होगा राष्ट्रपति। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। लगभग 21 वर्ष के बाद 1915 में ये वापस आ गए थे। अगला एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? करेक्ट आएगा भानुगुप्त से। यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अनुसार भानुगुप्त आपको आंसर करना है। यहाँ पर हर्षवर्धन होगा, ठीक है, इसको हर्षवर्धन पढ़िए। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भाई हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, इनका विवाह जो है ये मौखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बताइए इनमें से कौन से मुगल शासक है जिनका वास्तविक नाम था अली गौहर? तो करेक्ट होगा शाह आलम द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये सभी लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 26 ये धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 32 इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध भक्त कवयित्री जो मीराबाई थी, इनके पति का नाम क्या था? तो याद रखना राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक क्या है? तो नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। बताइए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज की। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना साथियों जिनका पेपर बाकी है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? देखिए महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा श्रेष्ठीन। अगला है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो भाई राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ना साथियों, ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं, जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आएगा तमिलों एवं चेरों का। तमिलों और चेरों का याद रखना। अगला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? देखिए तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा तक्षशिला की गंधार कला। अगला भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना यह किसमें सन्निहित है? तो भाई भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अगला भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी पहली बार, और ये जो है किसके द्वारा? तो माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट है उपराष्ट्रपति।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? साथियों देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, ये पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? याद रखना, आर कलाम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये जो कॉलेज हैं इनमें से सबसे पहले दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है ये दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखना। अगला, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? भाई इंग्लिश चैनल जैसे हम पढ़ते हैं, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती सेन, पहले पुरुष मिहिर सेन। तो भाई ये जो आरती शाह है पहली महिला, मिहिर सेन पहले पुरुष हैं। तो इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो जो इंग्लिश चैनल है ये इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। याद रखेंगे। अगला, गेसर किस द्वीप का महान गीजर है? तो गेसर जो है ना, गेसर ये किस द्वीप का महान गीजर है? तो देखिए करेक्ट होगा आइसलैंड का। क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अगला, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। यानी सूर्य में जो काला धब्बा दिखता है वो स्थान है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो भाई हूवर डैम के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि याद रखना, कोलोराडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है ये क्षोभमंडल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्षोभमंडल। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो भाई पूरे विश्व में बागानी कृषि का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? देखिए केंजी बांध की बात करें ना तो ये किस नदी पर निर्मित है? तो नाइजर नदी पर। नाइजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भाई विश्व में जो सबसे बड़ी खाड़ी है ना वह साथियों मैक्सिको की खाड़ी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैक्सिको की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो भाई शुक्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सभी सौरमंडल का भाग है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, निहारिका। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह साथियों याद रखना थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, थाईलैंड, ठीक है। अगला, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जो क्षेत्र है डोनबास ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई याद रखना, कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोयला। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? यानी खनिज तेल का सबसे बड़ा उपभोग कौन सा देश करता है? तो संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा? यानी सबसे ठंडा मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं वह है गोबी, जो कि मंगोलिया में स्थित है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह साथियों याद रखना एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एशिया। अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश कौन सा है? तो अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्के की रोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है कहां पर? तो भाई राइट होगा साथियों, मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोच्चि। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कुल 8 राज्यों से होते हुए, है ना। आगे देखो, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट होगा, राजस्थान में। आवो जनजाति संबंधित है किससे? बताइए, आवो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आवो जनजाति जो है ना ये असम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, असम। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में ये पिंपरी नामक जगह है जो कि साथियों एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा चावल। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है वह है निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? देखिए लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है ना, ये साथियों प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रवाल उत्पत्ति। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा। अगला, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट होगा बायोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। तो साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है ना, ज़्यादा लोड मत लीजिए, बहुत अच्छा पेपर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।